हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम चल रहा है और यहाँ पे देखिए जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है ये वायरल हो चुका है, तो इसे हम आपको बताएंगे। और ये जिस ज़िला का क्वेश्चन पेपर है उस ज़िला में ये सभी के सभी क्वेश्चन लड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 38 ज़िला है, तो 38 ज़िला में अलग अलग क्वेश्चन पेपर से एग्ज़ाम हो रहा है। तो सभी 38 ज़िला में अलग अलग क्वेश्चन पेपर आएगा और अलग अलग क्वेश्चन आएगा, और कम से कम 50% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, यानी आधा इसमें से क्वेश्चन ऐसे रहेगा जो सभी जिला है उसमें पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग पढ़ लीजिए और इसे याद कर लीजिए। उसके बाद शाम में 6:30 बजे हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे। अगर ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको भी पढ़ लीजिएगा तो आपका 100% है कि एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। अगर आपके जिला का अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, ताकि हम उसका भी यहाँ पे वीडियो बना के अपलोड कर सकें। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो इस पे आप लोग भेजिए, उसका हम सोल्यूशन आपको भेज देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए शाम में जो 6:30 बजे होगा क्लास हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब हम आपको बताएंगे, तो आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 1 से लेकर 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 50 बनाना है। और यही पैटर्न आपके 2023 बोर्ड परीक्षा का भी रहेगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे समझना है। और इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और ये जिस जिला का क्वेश्चन पेपर है उसमें ये 100% सेम यही क्वेश्चन पेपर आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि मुख्य नायक क्या है। यहाँ पे प्रश्न है कि मुख्य नायक क्या है, तो ये पत्रिका है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसमें अधिकांश यानी 90% ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो भगवान बुद्ध भी रहे हैं, कबीर दास भी रहे हैं, ज्योतिबा फुले भी रहे हैं, यानी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको माननीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। तो अछूतों को किए, स्त्रियों को किए, मजदूरों को किए, यानी उपयुक्त सभी को किए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो रामजी सकपाल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंबेडकर के माताजी का नाम क्या था, तो भीमाबाई था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। 5 नंबर प्रश्न देखिए कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर हैं। ये सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो श्रम विभाजन है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि लेखक को इस युग में विडंबना कहाँ दिखाई दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक को इस युग में विडंबना कहाँ पे दिखाई दिया। तो जातिवाद में दिखाई दिया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखिए कि गिरधर लाल का बेटा है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन गिरधर लाल का बेटा है। तो मदन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर
10 नंबर यहाँ प्रश्न देखने से पहले हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि किसी किसी जिला का बहुत ही एकदम हार्ड यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो आपको घबराना नहीं है, बस ये एक टेस्ट एग्जाम है। और इसका सेटिंग कौन किया है, तो इस स्कूल के जो लोग होते हैं वही मिलके इस क्वेश्चन पेपर को सेट किए हैं और प्रिंट करवा के आपका यहाँ पे टेस्ट एग्जाम ले रहे हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। किसी जिला में बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है और किसी जिला में बहुत ही भारी भारी आ रहा है, तो ये मत समझिए कि हमारा तैयारी नहीं हुआ या सर जो पढ़ाए हैं वो नहीं लड़ा। इसका आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको बस टेस्ट एग्जाम दे देना है, आपकी तैयारी एकदम 100% हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है एकदम इजी है, तो ये जिस जिला का क्वेश्चन पेपर है एकदम इजी है। और अगर मान लीजिए आप में थोड़ा सा हार्ड आता है तो उसे कोई भी घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न है कि खोखा के नियम में अपवाद था। यहाँ पे देखिए खोखा जीवन के नियम में अपवाद था, वह एक असंभव नहीं था कि घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पार्ट का है, तो 20 के दांत का है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, तो बच्चा बच्ची होता है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए कि गिरधर लाल कौन है, तो जो गिरधर लाल हैं ये मदन के पिता हैं, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए कि किनके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को बदल दिया था। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को बदल दिया गया था, तो खोखा के अनुसार बदल दिया गया था, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि खोखा क्या नाम है। यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा का क्या नाम है, तो खोखा का क्या नाम है, तो कासू नाम है, ये आपको बता चुके हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में देंगे और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो अपना देश भारत है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था, तो ये भारत का गवर्नर जनरल था, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि हितोपदेश का जर्मन में किसने अनुवाद किया था, तो किसने किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार वो कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति का अन्यास अपनी ओर उत्कृष्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए भारत और नेपाल है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो और कांट का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय लोगों के नमन योग्य देश कौन सा है, तो अपना देश भारत है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में हुआ था, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए कि नानक की दृष्टि में ब्रह्मा कहाँ निवास करते हैं, तो सच्चे हृदय में करते हैं, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि राम नाम बिनु बिरथे जगित जन्मा किस पर बल देता है, तो सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन में पर बल देता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि जो नर दुख में दुख नहीं मैंने किसकी रचना है, तो ये भी गुरु नानक की रचना है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए कि गुरु नानक जी किस धारा के प्रमुख कवि हैं, जो गुरु नानक जी हैं ये किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए। 27 नंबर प्रश्न है कि रसखान के रचना काल के यहाँ पे देखिए रसखान के रचना काल कि किसके राज्यकाल का यहाँ पे है, तो ये जहांगीर का है, तो
तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि सवैया छंद काव्य धारा का प्रवर्तक हैं तो रसखान है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि रसखान का मूल नाम था तो सैयद इब्राहिम था, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि स्वामी विठल दास ने, यहाँ पे देखिए स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ शिक्षा दी, तो पुष्टि मार्ग की शिक्षा दी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि रसखान किस काल के कवि हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि हैं, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि सतकोड़ी होता एक प्रमुख कथाकार हैं तो उड़िया भाषा के हैं, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो कोलकाता में करता था, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़की का नाम क्या था, तो शांतनु था, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनाए थे, तो पूरी शहर को बचाने के लिए, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी के कहानीकारक कौन हैं, तो सातकौड़ी होता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा की कथावाचक कौन है, तो श्रीनिवास है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि मंगमा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में हर्ष वर्ण है तो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि च का उच्चारण स्थान है, तो च का उच्चारण स्थान तालु है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें से आपको बताना है कि पूजनीय का कौन सा यहाँ पे शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो रागनी अपने आप चली गई ये शुद्ध है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि मैंने देखा होगा इस वाक्य की क्रिया किस काल की है, तो संदिग्ध भूतकाल है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे हार शब्द क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि हार शब्द क्या है, तो पुलिंग है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि वाह का लिंग निर्णय करें, तो वाह क्या है, यहाँ पे उभय लिंग है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, तो मितभाषी कहते हैं, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए कि पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द है, तो पार्वती है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि दहीवाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे देखिए जो दहीवाड़ा शब्द है ये कर्मधारय का यहाँ पे क्या है, उदाहरण है समास का, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि देवकन्या में कौन सा समास है, तो देवकन्या में यहाँ पे देखिए देवकन्या में तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर।
53 नंबर प्रश्न है कि मैत्रेय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे मैत्रेय का संधि विच्छेद क्या होगा, मत जोड़ एक होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है कि नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निह जोड़ रस होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि फूक फूक कर पैर रखना का अर्थ है। तो यहाँ पे सोच विचार करके चलना, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है कि अधजल गगरी छलकत जाए एक प्रसिद्ध क्या है। तो मुहावरा है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए। तो इति श्री होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि सार्वजनिक का विपरीत शब्द क्या होगा। तो व्यक्तिगत होगा, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो पंकज है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, तो हट प्रत्यय है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि दिए गए संकेतों बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में किसी एक पर निबंध लिखना है। तो किसी एक पर आपको निबंध लिखने के लिए आएगा, ये पक्का आएगा, 100% आएगा। या तो गणतंत्र दिवस पर आए, या तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय एकता पर आए, या तो यहाँ पे जीवन में खेलकूद का महत्व पर आए, या तो एक आदर्श विद्यार्थी पर आए। तो इसमें से चारों में से कोई एक आएगा। अगर इसे आप लोग 250 से 300 शब्दों में लिख दीजिएगा तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 नंबर में एक लेटर आता है कि आप छुट्टियों में घूमने गए थे, वहाँ का विवरण करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें, या अथवा सड़कों की दुर्दशा पर खेद और चिंता व्यक्त करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। तो पत्र लिखने के लिए एक आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे गद्यांश दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ये क ख ग घ अंग और ब यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, अंग तक यहाँ पे यहाँ पे जो अंग तक यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको बनाना है। और उसके बाद इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ब, यहाँ पे देखिए ब भी एक गद्यांश दिया हुआ है, ये भी 10 नंबर का है और वो भी 10 नंबर का था। तो इसे भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पे जो ये आंसर, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके आपको आंसर को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लघुत्तरीय प्रश्न कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा देखिए सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, ये भी यहाँ पे पूछा गया है। और यहाँ पे ग नंबर प्रश्न देखिए कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, स्पष्ट कीजिए। और घ नंबर प्रश्न है कि समतल भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, ये आपको बताना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी, व्याख्या करना है इसको। और यहाँ पे देखिए कृष्ण को चितचोर क्यों कहा गया है, कवि का क्या अभिप्राय है। और यहाँ पे देखिए मंगमा की अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो अपने पोते को लेकर विवाद था। उसके बाद यहाँ पे देखिए लक्ष्मी का व्यक्तित्व पर विचार करें। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न एक पूछा जाएगा, इसमें से दोनों में से किसी एक को आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कवि के दृष्टि में ब्रह्मा कहाँ निवास करते हैं, वाणी कब विष के समान हो जाती है। या अगर उसको नहीं लिख सकते हैं तो इसको लिखिए, खाक का दुर्लित स्वभाव के अनुसार सेनों के सिद्धांतों को, यहाँ पे देखिए खोखा होगा तो यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ पे देखिए सिद्धांतों को बदल दिया गया था, यहाँ पे सप्रंग व्याख्या करें। तो ये सभी क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए 6:30 बजे हिंदी का यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको कराएंगे। तो आपको 100% यहाँ पे आपको क्लास करना है। फिर यहाँ पे 5:30 बजे सुबह में क्लास होगा, तो उसे भी आप लोग करके जाइएगा। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब हम आपको बताएंगे कि इसका PDF आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, खोल लेना है। तो हम यहाँ पे देखिए हमारा क्रोम यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्रोम और गूगल ओपन हो गया। अब इसमें लिखना है आपको आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK
और फिर यहाँ पे देखिए CLASS, हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो इस डाउनलोड PDF पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जो 26 जुलाई का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर था वो हम आपको दे दिए थे, बस आपको यहाँ पे डाउनलोड करके डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे देखिए 27 जुलाई का जो हिंदी का है, बस जैसे वीडियो खत्म होता है तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और यहीं से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।